ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फानाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अनंत सूक्ष्म स्थितिक कल्प प्रक्रम। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है यूजुअली, और डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, पर अपन दोनों कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, जब हमारे पास में कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, राइट, वो किसी दूसरे सिस्टम से इंटरेक्शन करने के बाद, यानी पहले से वो साम्यावस्था में होता है मान लीजिए, पर अब वो किसी दूसरे सिस्टम के कांटेक्ट में आ गया, तो उसकी जो साम्यावस्था हो जाएगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो इंटरेक्शन के बाद में वापस दोनों मिलके एक साम्यावस्था में आएंगे। लेकिन एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाने में अगर वो जल्दी से चला जाता है तो हम इसे इन्फानाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो एक साम्यावस्था से बहुत ही स्लोली स्लोली छोटे 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 प्रोसेस करके दूसरी साम्यावस्था में जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फानाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बस आपको ये डेफिनेशन ही याद रखनी है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन होता है मैं तो आपको समझा देती हूँ, आपकी इच्छा हो तो उसको करना। आप देख लेना प्रीवियस ईयर में अगर इसका डेरिवेशन पूछा गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि हम किसी सिस्टम लेते हैं ए, उसकी एक्सेसिबल स्टेट ओमेगा जो है वो उसकी एनर्जी ई और उसके एक्सटर्नल पैरामीटर एक्स एल्फा। अब एक्स एल्फा में एल्फा की वैल्यू 1 से लेके एन तक क्यों जा रही है, क्योंकि उसके एक्सटर्नल पैरामीटर बहुत सारे हो सकते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे एन एक्सटर्नल पैरामीटर मान लिए, तो वो एक्स एल्फा पे डिपेंड करेगा। दोनों तरफ लॉग लेंगे, इक्वेशन 1 बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अपन क्या कहते हैं कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम में उसकी एनर्जी तो है ई बार, और जो उसका एक्सटर्नल पैरामीटर है उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स बार। तो जब अपन चेंज करते हैं एनर्जी में डीई का और एक्सटर्नल पैरामीटर में चेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है एल एन ओमेगा में भी चेंज होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इसका डी एल एन ओमेगा होगा, इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया, पहले ई के रेस्पेक्ट में होगा डीई से मल्टीप्लाई करके, फिर एक्स एल्फा के रेस्पेक्ट में होगा एल्फा से मल्टीप्लाई करके। तो डीई से के रेस्पेक्ट में किया तब तक तो ठीक था, लेकिन जब एक्स अल्फा के रेस्पेक्ट में किया तो हमने समेशन इसलिए लगाया है क्योंकि अल्फा के वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो हमें सारे एक्सटर्नल पैरामीटर के वजह से जो चेंज हो रहा है उसको कंसिडर करना पड़ेगा और सबको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर समेशन लगाया है। अब हम जानते हैं कि डेल बाय डेल ई ये तो क्या हो जाएगा, बीटा, तो ये तो आपका आ जाएगा बीटा, करेक्ट, ये तो आपके पास आ जाएगा बीटा। और इफ यू रिमेंबर यहाँ पे हमने x की जगह जब v लिया था, x की जगह जब अपन ने v लिया था, तो ये वाला पार्ट जो था वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जनरल था। ये जनरल इक्वेशन हमें मिली थी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में, आप देखना बैक जाके प्रीवियस लेक्चर में जाके जब मैंने दिखाया था, तो डेल बाय डेल v एल एन ओमेगा जो आया था वो आया था बीटा p बार, और इन जनरल डेल बाय डेल एक्स एल एन ओमेगा जो आता है वो आता है बीटा एक्स बार। ये डेरिवेशन हम उसी जगह मिलेगा जहां मैंने ये दिखाया है, ठीक है। तो अभी मैं बैक जाके नहीं दिखाऊंगी, आप देख लेना। तो जब नीचे एक्स होता है तो ये हमारे पास था माइनस का बीटा एक्स बार होता है, और एक्स बार का फॉर्मूला हमने इस चैप्टर के इनिशियल में सबसे इनिशियल में निकाल लिया था, डेल ई आर अपॉन डेल एक्स होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपने एक्स एल्फा लिख रखा है तो यहाँ पर भी एक्स एल्फा आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का बीटा की जगह माइनस का बीटा है और एक्स बार की जगह ये आ जाएगा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे इक्वेशन 2 में अपन पुट करेंगे, तो पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में डी एल एन ओमेगा है, राइट हैंड साइड में बीटा डी ई बार हो जाएगा, और यहाँ पर समेशन एक्स एल्फा बार डी एक्स एल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस पे आओ। हमने ये पढ़ रखा है कि एक्स बार जब dx से मल्टीप्लाई होता है तो ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर आएंगे और इसकी जगह रखेंगे अपन डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पर अपन रखेंगे, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा, इसको एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रखो, और यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये आ चुका है, करेक्ट। अब बीटा कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डी ई बार माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि हमारा डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये यू के टर्म में होता है, डेल्टा क्यू जो होता है वो हमारे पास ये
डीई, क्योंकि अगर यू को, इंटरनल एनर्जी को अगर अपन ई से रिप्लेस करें तो आपके पास डीई माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो है वो डेल्टा क्यू के बराबर होता है। आप बीच में माइनस और प्लस से कंफ्यूज मत होइएगा। डेल्टा क्यू जो होता है हमने लिखा था डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, राइट। लेकिन इस डी डब्ल्यू के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर वर्क सिस्टम पे किया गया है, सिस्टम द्वारा किया गया है, उस हिसाब से ये प्लस और माइनस चेंज होते रहते हैं, पर ये थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप यहाँ पर ये चीज नहीं करना चाहें तो आपको एक तरीका और मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर देखो ये माइनस लिया है, करेक्ट, ये माइनस का है, और ये x बार dx को अगर आप माइनस w रख देते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उस कंडीशन में आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तब आप चाहो तो इसको डेल्टा क्यू कर सकते हो या फिर माइनस से चलने दीजिए। साइन कन्वेंशन हमने बेसिकली यूज ही नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो ये डेल्टा क्यू है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे एज इट इज, और इसकी जगह हमारा आ जाएगा बीटा डेल्टा क्यू, राइट। दोनों साइड में के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर तो के अंदर ले लो, इधर के बाहर ले लो, तो ये के एल एन ओमेगा तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा अपना, ये यहाँ हो जाएगा, इसको रहने दो, इसको रखो यहाँ पे ds, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कंफ्यूजन होगा, ये ds हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, k बीटा डेल्टा क्यू। बीटा क्या होता है, 1/kt होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/kt, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आ जाएगा डेल क्यू बाय टी, और इधर आपका आ रहा है ds। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ गया। अब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इन्फानाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन देते हुए थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ का डेरिवेशन कीजिए। तब आपको ये डेरिवेशन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमारे पास अगर डेल्टा क्यू जीरो होता है, अगर डेल्टा क्यू जीरो होता है तो यहाँ डेल्टा क्यू जीरो होने से ds भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास में किसी इन्फानाइटेसिमल प्रोसेस में जो वृद्धि, अगर डेल्टा क्यू जीरो होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास डेल्टा क्यू कितना आया था, डी क्यू कितना आया था हमारे पास, डीई प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू तो आया था। और अगर हमारे पास ये डी क्यू जीरो हो जाएगा तो डीई किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा क्यू के, तो उसके जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी, और एंट्रोपी पे परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ds कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन अगर एक्सटर्नल पैरामीटर v लेते हैं तो डेल्टा w हमारे पास माइनस का pdv आ जाएगा। उस कंडीशन में dq जो था हमारा de माइनस डेल्टा w था ना, तो ये तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से देखिए dq इज इक्वल टू कितना मिलेगा, tds। कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t को उधर ले जाओ, तो इस dq की जगह तो आ जाएगा tds, डीई की जगह आपके पास एज इट इज रहने दो, और डेल डब्ल्यू की जगह माइनस का पीडी रखोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का पीडी भी आ जाएगा, जो कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ का कंबाइंड इक्वेशन है। कंबाइंड इक्वेशन क्यों, क्योंकि आपने डी क्यू की जगह टीडीएस रख दिया है और राइट हैंड साइड में फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपने रखा हुआ है, ठीक है। थर्ड हमें एक चीज यहाँ पे मिल रही है कि यस, ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है, ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आता है। तो थर्ड वाला जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो अब हम क्या करेंगे कि माना संतुलन की स्थिति में हमने एक निकाय लिया है और उसकी एंट्रोपी शुरुआत में कितनी है, SA है। अब क्योंकि इन्फानाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो उसे एक दूसरे मतलब साम्यावस्था में जाना है जहां पर उसकी एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, SB। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इन्फानाइटेसिमल प्रोसेस में बहुत छोटी छोटे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तो इस बीच में प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 ऐसे करके प्रोसेस 3, बहुत सारे प्रोसेस के बाद वो किसे पहुंचेगा, B में पहुंचेगा। तो अंतिम संतुलन अवस्था कौन सी है, B है, जहां पर एंट्रोपी कितनी है, SB है। इन सारे ड्यूरेशन के अंदर मान लो वो जब साम्यावस्था में आता है, सबसे पहले फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, तब वो ऐसे ऊष्मा भंडारों के कांटेक्ट में रहेगा जिनका टेम्परेचर T1 होगा, T2 होगा और T3 होगा, करेक्ट। तो जो ऊष्मा भंडारों के संपर्क में वो रहेगा उनके टेम्परेचर T1, T2, T3 है, और सबसे वो ऊष्मा लेगा क्योंकि उसमें ऊष्मा लेकर ही उसे दूसरी साम्यावस्था में जाना है। तो जब T1 वाले टेम्परेचर के ऊष्मा भंडार में या हीट रिजर्व के कांटेक्ट में है तब कितनी हीट लेता है, डेल्टा Q1 लेता है और संतुलन स्थिति में आ जाता है। उसके बाद T2 टेम्परेचर से डेल्टा Q2 लेता है और दूसरी संतुलन स्थिति में आ जाता है, फिर तीसरी संतुलन स्थिति में आ जाता है, फिर चौथी में आता है, पांचवी में आता है, इस तरह के आता है। तो हम जो यूज कर सकते हैं कौन सा, ds इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये नियम हम तभी यूज कर सकते हैं जबकि हमारा प्रोसेस क्या हो, इन्फानाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो, और ये तभी हो सकता है जब पहले प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में बहुत कम परिवर्तन हो। करेक्ट। तो एस ए में और एस बी में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, लेकिन एस ए से जब वो 1 में पहुंचा होगा तो ये परिवर्तन कब है, कम है। तो डीएस का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो फाइनल एंट्रोपी कितनी होगी, S1, क्योंकि वो फर्स्ट अवस्था में पहुंचा है, और इनिशियल कितनी है, SA है। और इस ड्यूरेशन में उसने हीट कितनी ली है, डेल्टा Q1 ली है, और कितने नियत ताप पे ली है, T1 नियत ताप पे ली है, क्योंकि वो ऊष्मा भंडार के संपर्क में है जिसका टेम्परेचर T1 है। अब वो दूसरे ऊष्मा भंडार से डेल्टा क्यू लेता है और फिर से साम्यावस्था में आ जाता है। तो अब उसकी फाइनल एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, S2, और अब उसकी इनिशियल एंट्रोपी कितनी होगी, S1, क्योंकि वो S1 में आ चुका है। और अब उसने हीट कितनी ली है, डेल्टा Q2, टेम्परेचर कितना है, T2। इसी तरह से अब वो तीसरे में आएगा तो S3 हो जाएगा माइनस S2 हो जाएगा, हीट कितनी लेगा, Q3, टेम्परेचर कितने लेगा, T3, और S4 माइनस 3 हो जाएगा, Q4, T4। इस तरह से करते करते लास्ट में वो SN में जाएगा, और SN के जस्ट बाद किस में जाएगा, SB में जाएगा। करेक्ट। तो आपके पास में इस वक्त जब लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, तो हमारे पास फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, और तब आपके पास हीट कितनी लेगा, डेल्टा Q1 लेगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डेल्टा TN। तो कुल परिवर्तन अगर एंट्रोपी में लेते हैं A से B तक पहुंचने में, तो इन सारे एंट्रोपी के परिवर्तनों का एडिशन करेंगे। तो हमारे पास SB सबसे फाइनल, SA सबसे इनिशियल, इनके लिए हमें सबको टोटल करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में हमें परिवर्तन कितना मिला था, SB माइनस SN, तो SB माइनस SN, उससे पहले SN n-1, उससे पहले SN-1 प्लस SN-2, उससे पहले लास्ट में डॉट डॉट करके बहुत सारे S3-2, 2-1 और 1-S। यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। तो S1 माइनस SA की वैल्यू कितनी थी, डेल Q1 अपॉन T1। S2 माइनस S1 की वैल्यू कितनी थी, डेल Q2 अपॉन T2। S3 माइनस S2 की वैल्यू कितनी थी, डेल Q3 अपॉन N डॉट डॉट डॉट। हमने क्या लगा दिया, सबको ऐड करने के लिए समेशन लगा दिया, और समेशन की जो लिमिट है वो कहां से चली गई, A से लेकर B तक। अब क्योंकि इन्फानाइटेसिमल प्रोसेस करना है, इन्फानाइटेसिमल में हमें ये अंतर इतना छोटा रखना है, इतना छोटा रखना है कि समेशन को किससे रिप्लेस करना पड़े, इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना पड़े। तो समेशन में लिमिट लगा देंगे डेल्टा क्यू बाई 0, तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा A बाई बी डेल्टा क्यू बाई टी। तो ये जो है हमारे पास, इससे पता चलता है कि स्थूल निकाय की जो एंट्रोपी का डिफरेंस होता है वो बीच के कौन से पाथ था उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, सिर्फ फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये जो बोल्ड लेटर्स में है ये तो डेफिनेशन हो जाएगी, और फिर हम चलते हैं इससे सेकेंड लॉ के डेरिवेशन पे। ये एग्जाम में डेरिवेशन में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।